नमस्कार। अगर आप महसूस करें अपने आसपास की हवाओं में थिरकन, जब बढ़ने लगे आपके दिल की धड़कन, तो समझ जाइएगा कोई अपने पैरों की थाप से इस गर्मियों में चांदनी की ठंडक उड़ेल रहा है। और वो कोई और नहीं, पद्मश्री शोभना नारायण जी है। एक बेहतरीन कथक डांसर होने के साथ साथ वो एक जिंदा दिल इंसान भी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लिक इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आज आपको एक पुरस्कार मिल रहा है। समाज में जेंडर इक्वेलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस क्षेत्र में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब से कुछ ही घंटों बाद आपको उसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। समाज को जेंडर इक्वेलिटी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जीवन में अगर हम देखें तो ईश्वर ने जब हमें बनाया है तो दोनों को इक्वल भाग में बनाया। और अगर हम अपने हिंदुस्तानी दर्शन शास्त्र को भी देख ले, भारतीय दर्शन शास्त्र को भी, तो हम अर्धनारीश्वर का स्वरूप कहते हैं कि आधा पुरुष और आधा स्त्री। और अगर स्त्री ना हो, वो शक्ति का स्वरूप ना हो, तो शिव तो शव ही हो गया ना। तो दोनों का बहुत इम्पोर्टेंस है। और हमारे यहाँ स्त्री शक्ति को उतना ही इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है जितना कि पुरुष शक्ति को। तो पुरुष और शक्ति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और आप एक और भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं, शक्ति के बगैर, उनका देवी का जो अर्धांगिनी के रूप स्वरूप है, उसके बगैर वो पूर्ण नहीं होता है। और अर्धनारीश्वर तो जैसे मैंने कहा ही है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यही कारण है कि अगर हम डिविजन्स करते हैं, भेदभाव करते, तो कौन खिलाता है? आप और हम करते हैं। वहाँ से हम होकर नहीं आए हैं, इन द सेंस कि ठीक है, दोनों की बायोलॉजिकली डिफरेंस है, लेकिन स्टेटस वाइज दोनों साथ है। आप और हम एक दूसरे, और वो ज़्यादातर होता है जब हम एक दूसरे को दबाते हैं। वो होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने मन की ईगो या कुछ प्रभुत्वता दिखाने के लिए, और अगर वो बात मिट जाए और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो, आदर हो, संवेदना हो, सद्भावना हो, तब इक्वालिटी तो हमेशा हो ही जाती है। ये बिल्कुल आपने सही बात की। जो समाज के दोनों हिस्से हैं, उन दोनों का बराबर होना बहुत ज़रूरी है। मैम, हम कई सालों से आपके द्वारा जो कला और संस्कृति को संजीवनी देने का एक जो प्रण आपने लिया हुआ था, ये तो हम देखते ही आ रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपका एक कथक नृत्यांगना के तौर पे आना कैसे संभव हो पाया? ये तो कहूँगी कि शुरू से ही हो गया था। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैं कहानी बता दूं? जी बिल्कुल, हम वही जानना चाहते हैं। जो मैं अपने पिताजी से सुनती थी, वो हंसते थे, और कि जैसे हर बच्चे में ऊर्जा होती है, तो मेरे में भी बहुत सारी ऊर्जा थी। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ करने के बाद कहती थी, माँ से रोने लगती थी, माँ अब मैं क्या करूँ माँ? माँ ने कहा, ना रे भैया, काहे को रोना धोना, नाचो। तो अब वो ही मैं कर रही हूँ, तब से मैं नाचते आ रही हूँ। लेकिन ये तो हुआ मजाक, लेकिन वो सचमुच माँ मेरी मुझे ले गई। मेरा जन्म कलकत्ते का था, क्योंकि मेरे पिताजी उस समय उनकी पोस्टिंग कलकत्ते में थी। तो माँ ले गई वहाँ साधना बोस के यहाँ, जो उस समय ज़माने की बहुत ही मशहूर डांस एक्ट्रेस थी। और साधना जी से मेरी मुलाकात हुई शायद बहुत दशकों के बाद, 1967 में। तब और वो मुझे बता रही थी कि तुम ऐसे आई, तुम वैसे आई। मैंने कहा क्या, कैसे आई? तो इसे कि तुम आई तो तुम इतनी छोटी थी कि तुम्हारी माँ को तुमको देख के ही मैं तो घबरा गई। और तुम्हारी माँ से मैंने बंगाली में कहा, कुलेरवाचनियश्चो, यानी गोद का बच्चा लेकर आई हो। और फिर लेकिन तुम, सब लोग चले जाते थे, तुम वहीं, और तुम एकदम, मैं अपेरेंटली मैं उस ज़माने में कभी मुस्कुराती नहीं थी। मैं बड़ी सीरियस थी, और मैं ऐसे करके सीरियस गई कि मुझे और सीखना है। तो साधना जी मेरे पैर पकड़ कर मुझे सिखाती थी,
तब मैंने पूछा कि आप मुझे क्यों इतना याद रखती हैं, क्यों मैं तो इतने सालों से चाहिए। इसलिए कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट था वो, और फिर उसके बाद तुम्हारे बारे में मैं खबर लेती थी, क्योंकि जब तुम दिल्ली आई तो नैना जी तो मेरी छोटी बहन है ना, नैना जी, तो उनसे मिलता रहता। जैसे माँ बाप बोलते हैं कि पूत के पाँव पालने पर ही पता चल जाते हैं, और उस समय जो आपकी पहली गुरु एक तरह से बनी, उन्होंने आपका जो भाव भंगिमा थी उसी से पहचान लिया। लेकिन आप एक जमींदार परिवार से बिलोंग करती हैं, तो क्या आपका जो ये नृत्य चूज करना या कथक चूज करना मुश्किल पड़ाव नहीं रहा आपके लिए? जमींदार प्लस बैरिस्टर जी। क्योंकि वहाँ हमारे दोनों ही घर में लीगल फील्ड था, तो दोनों ही लॉयर्स बाय प्रोफेशन थे, और ज़मींदारी तो ही थी, लेकिन ऑल्सो लॉयर्स थे बाय प्रोफेशन। तो पर्टिकुलरली मैं कहूँगी मेरी माँ के यहाँ ज़्यादा मैं उसके कि बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया था कि हर बच्चे को सरस्वती के हर एस्पेक्ट, जो विद्या के हर एस्पेक्ट में सबको ट्रेनिंग, लड़का हो या लड़की हो कोई फ़र्क नहीं, तो सबको मिलेगा। और उन लोग देवी के बहुत भक्त थे, तो उनके घर में सभी का नाम जो था, अंबिका चरण, श्यामा चरण, रमा चरण, फला, ये ना, इस तरह के जितने भी देवी के नाम थे, तो सब, तो आदमी हो या औरत, वो देवी का नाम था। बिल्कुल। और तो वहाँ से तो हर बच्चे को, तो घर में मुझे याद है कि माँ मेरे कानों में भागवत गीता गाया करती थी। मैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ वो फ्रीडम फॉर मूवमेंट का बहुत जोर था। मेरे नाना जी 1923 में कॉन्टेस्ट किए थे एज एन इंडिपेंडेंट, और सेंट्रल असेंबली, उस समय का पार्लियामेंट, सेंट्रल असेंबली के मेंबर थे। और अभी पता चला कि जब वो खुदीराम बोस का केस था, तो यंग लॉयर थे, फायरी लॉयर थे, वो खुदीराम के तरफ से थे, उनके फादर ऑपोजिट तरफ से थे। अच्छा। तो इस तरह की जज्बा थी कि अपने नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म, और घर में हर एक बच्चे को भागवत गीता से पुराण, ये सब वेद की ऋचाएँ याद रहती थी। और यहाँ तक कि फिर क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन का माहौल था, तो बचपन में मुझे याद है मैं करती थी, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, वो इस तरह से। और ये दिनकर जी की वो कविता, बनिता की ममता न हुई, सुख का न मुझे, न कुछ हो हुआ, वो सब पूरा। तो एक तरफ भागवत गीता, एक तरफ पुराण, ये सब वेद की ऋचाएँ, और दूसरी तरफ स्वतंत्रता आंदोलन के कविताएं और गीत, वो उसके साथ मैं पली बढ़ी हूँ। और घर में संस्कृत लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के साथ पली पढ़ी, और फिर वो एक जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गया। और घर में हमारे हमेशा साहित्यकार आते थे, समाज सेवक आते थे। तो कलकत्ते में वो था, फिर बम्बई चले गए, तो फिर वहाँ भी रहा, वही माहौल रहा। दिल्ली आए तो वैसे ही माहौल रहा। हम जब भी किसी कलाकार को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी हमसे बहुत अलग होती है, या उनका रहन सहन बहुत अलग होता है। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग इंसान हैं भाई। हम लोग वो इंसान है, वैसे ही है। घर में सुबह उठते हैं, डांट खाते हैं जब छोटे थे तो, कि भैया क्यों नहीं ये हुआ, क्यों नहीं ये करो काम, ये। हाँ, तो डिपेंड करता है कि आपका। लेकिन मेरे घर में पर्टिकुलरली माँ के बदौलत दोनों पर बहुत ध्यान दिया गया था, एकेडमिक्स और हमारे डांस वगैरह के। तो फिर हर चीज़, तो एक तरफ घर में वेद पाठ, संस्कृत की पढ़ाई होती थी, हिंदी की पढ़ाई होती थी, और माँ तो खुद हिंदी लेखिका भी थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमए साहित्य अलंकार गोल्ड मेडलिस्ट थी। और एक दूसरे तरफ कॉन्वेंट स्कूल में थे, तो वहाँ भी वही पूरा चलता था, और हमेशा म्यूज़िक और डांस में पूरा।
तो और अगर हम अच्छी तरह से नहीं कर, लेकिन साथ साथ सुबह उठ करके घर की डस्टिंग भी करना पड़ता था। और वीकेंड्स पर जो है ज़रा हाथ भी लगाना पड़ता था कि आटा कैसे गूंदे और ऐसे करे, तो रोटी कैसे बनाए। उस ज़माने की रोटी, जब मैं 7-8 साल की थी, तो शायद हर कॉन्टिनेंट की शेप्स बन गई थी। यानी कि आपने बचपन से ही अपने शौक को तो आपने नर्चरिंग करना शुरू किया, लेकिन कहते हैं ना कि एक परिवार में हर किसी को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। आपने और बखूबी उसमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन तरीके से दिखाया और समझाया लोगों को। मैम, जब भी हम लोग लखनऊ घराना, जयपुर घराने की बात करते हैं तो हमने सुना है, लेकिन नृत्यों में भी हमने घरानों के बारे में सुना है। मुझे वो समझाइए कि आखिर नृत्यों में घराने क्या होते हैं? घराना, ये जो शब्द है, ये शब्द घर से आया है कि हमारे घर की चीज़ है, हमारे घर में ऐसे होता है। अब आप समझ लीजिए कि जैसे एक आम घर में हर एक माँ के यहाँ, हर एक लड़की कहेगी मेरे माँ के यहाँ ऐसे बनता था, हमारे ससुराल में ऐसे बनता है। कोई और कहेगी कि भाई हमारे यहाँ ऐसे बनता है। तो वो क्या हुआ, वो कहने के मेरे यहाँ ऐसे बनता था और आप वहाँ ऐसे बनता है, तो वो घर कि वो मेरे घर में ऐसे, तो वो घर से घराना हो गया। और हमेशा रहा होगा घराना, ऐसी चीज़ नहीं कि ये नई चीज़ है। कथक देखिए, 2500 वर्ष पुरानी नृत्य परंपरा है जो लिखित रूप में आ रही है 2500 वर्ष से, क्योंकि इसका तो जिक्र महाभारत में भी है। यही एक कम्युनिटी है, सिर्फ यही एक कम्युनिटी है जिसका जिक्र आपको महाभारत में मिलता है। कथकाश्च परे राजन श्रवणश्च वनौकसा दिव्याख्यानानि ये चापि पठन्ति मधुरम द्विजा। और यही एक कम्युनिटी है जिसका एक अभिलेख मिलता है मौर्य ज़माने का, वो है 2300 साल पहले का। गंगाए महानदिये तटे सब्बो कथक भिंगाण तेनम स्तुति तीसिकायम एहि राया आदि ना हो भावेनम पसई। तो ज़रूर घराने उस समय भी होते होंगे, लेकिन वो बदलते जाता है। लेकिन जो आज के घराने हैं वो पिछले 150 साल से 200 साल से है। और इसमें हुआ कि सेंटर्स बन गए ऑफ एक्सीलेंस। तो एक लखनऊ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था, एक जयपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक बनारस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और बहुत बाद में जाकर के रायगढ़ भी हुआ। तो इसीलिए हमारे आज के संदर्भ में हम कथक शैली में 4 घराने मानते हैं: लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। तो इनमें किस तरह से फ़र्क को अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझें? पहले आप फ़र्क मालूम कर सकती थी, आप देख करके पता चल जाता, क्योंकि सब लोग उतनी कम्युनिकेशन तेज़ नहीं थी, तो मिलावट का स्कोप नहीं था। आज तो 80 से पर्टिकुलरली 80 के दशक से इतना, मतलब कि सब एक ही छत के नीचे 4 घराने हैं, सिखाया जा रहा है। तो आप न चाहते हुए भी आप इसको अपना लेंगे, और वो अच्छी बात है कि हर चीज़। तो अगर चक्कर ले रहे हैं तो लखनऊ घराने में चक्कर ऐसे लेंगे, जयपुर घराने में ऐसे लेंगे, और बनारस और उसी तरह से बनारस की जो एक खुशबू है वो एक अल्हड़पन की है, एक वेरी नेचुरलपन की है। ग्रेस और अंग की खूबसूरती पर जोर लखनऊ घराने में, और वीरता, वीर रस आपके जयपुर घराने में। वहाँ रायगढ़ के महाराजा की एक थी कि वो हर एक बोल पैटर्न है, नृत्य पैटर्न है, उसमें भी आपको जैसे कि बगुला की है कि याद आ जाएगी, तो बगुला परन है, दल बादल परन है, बिजली परन है। तो इस तरह की हर रिदमिक पैटर्न्स में भी आपको एक खुशबू मिलेगी किसी आइडिया की, किसी इमेजरी की। तो वो एक उनकी खासियत हो गई। लेकिन आज के दौर में मैं कहूँगी कि कभी भी सब लोग कहते थे, लेकिन कहानी तो एक ही थी। एक ही मैं कहूँगी जो मूल घराना था वो कथक था। अच्छा। और बाकी तो सब घराने हैं। और आज तो वो भी इतना हम लोग
चाहते हुए ना जानते हुए, लेकिन इतना आदान प्रदान हुआ है जी। कि आप अब तो नाम मात्र ही रह गया है, क्योंकि सभी के प्रदर्शन में आपको खूबसूरती मिलेगी, सभी के प्रदर्शन में हर रस मिलेगा, सभी के प्रदर्शन में हर अंग मिलेगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही तो विभिन्नता में कहते हैं ना, एकता का स्वरूप भारत में ही जी दिखता हाँ। है और कहीं नहीं जी दिखता। हाँ। मैम, आपने अपने जो नृत्य का विषय है बहुत ही अलग-अलग रखा। आपने अपने नृत्य में टैगोर को भी दिखाया है, आपने अपने नृत्य में दिनकर को भी दिखाया है। इन सभी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? उनका प्रभाव मेरे पर क्या पड़ा? मेरे पास पता है, एक प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है भागवत गीता का। वो कैसे? कि जिसमें है कि कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु, कि आप अपना कर्म तो सच्चाई के साथ कीजिए, फल की इच्छा नहीं कीजिए। इच्छा ना कीजिए, सब कुछ, लेकिन मेन चीज़ है कि सच्चाई और मेहनत के साथ कीजिए। और शायद वो सबसे बड़ा सीख मेरे जीवन में रहा है। और बाकी तो एक्सपीरियंसेस हैं, मैं सीखती रहती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि घर में साहित्यिक माहौल था और सामाजिक माहौल था। और आपने टैगोर का सबसे पहले नाम लिया, अब मैं टैगोर की ही बात करूँ। मेरा जन्म कलकत्ते में, मैंने कहा कि हुआ जी। और आप जहाँ मेरा जन्म हॉस्पिटल में नहीं हुआ, घर पे हुआ। और घर किसका था? सरला देवी चौधरानी का। सरला देवी चौधरानी टैगोर की भांजी थी और वो फ्रीडम मूवमेंट में भी थी और गांधी जी की बहुत निकट भी थी और उनके साथ बहुत काम उन्होंने किया था। तो सरला देवी चौधरानी के घर पे मेरा जन्म हुआ है। अब मैं हमेशा तो ऑब्वियसली टैगोर फैमिली से मेरे माँ बाप का काफ़ी था, तो मैं सुनती रहती थी कहानियाँ, सुनती रहती थी ये चीज़ें। और माँ अच्छा उस समय गाती थी, और तो फिर माँ भी गाती रहती थी, जैसे कि वो स्थानीय ऋषिकेश गाएं या गीता का वैसे 11वां अध्याय मुझे बिल्कुल याद है। उस समय तो नहीं पढ़ा था, अब तो पढ़ा है, लेकिन उस समय नहीं पढ़ा था, लेकिन क्योंकि इतना सुनती रहती थी और हर चीज़, तो वो कहीं ना कहीं वो सुनते सुनते वो प्रभाव तो हो जाता है, इच्छा जागरूक हो जाती है। और तो उसी कारण था कि मैं कादम्बरी के बारे में सुनती रहती थी। तो फिर कादम्बरी किया, 14 साल पहले पूरा बैले किया। वो टैगोर की भाभी थी, बड़ा ही ट्रैजिक उनकी ज़िंदगी रही, लेकिन उन पर मैंने पूरा डांस ड्रामा किया। इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त पढ़ा। तो मैथिली शरण गुप्त में जब मैं यशोधरा पढ़ रही थी तो झरझर आंसू गए कि कभी सखी वे मुझसे कह कर जाते। मुझे तो लगा कि यशोधरा की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, और जब मुझे यहाँ कुछ छूता है तो मेरा जो एक रिएक्शन है वो डांस में निकलता है। तो मेरे जितने भी डांस आइटम्स हुए हैं वो इट इज़ रिएक्शन, कि जो मैं पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, या मैं कुछ भी वो मैं अपना बात कहना चाहती हूँ, वो सबसे बेस्ट मेरे डांस के ज़रिए निकलती है। और उस ज़माने में 70s 80s में बंधुआ मज़दूर होता था, और क्योंकि मैं बिहार की हूँ तो मूलतः तो बंधुआ मज़दूर और ये वो। तो 1982 फिर मैं देशांतर करके बैले किया था जिसमें बंधुआ मज़दूर पर था, विमेन के इस पर था कि किस तरह से महिलाओं की इश्यूज़, बच्चों की इश्यूज़ पर था। फिर 84 में कबाओगे राम किया था। फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मानव अधिकार पर किया 1987, क्योंकि उस समय काफ़ी चर्चा। तो मैंने कहा नहीं, जो कुछ होता है मुझे यहाँ अगर लगता है, जब यहाँ मुझे दिल में ऐसे झाँक करके तीर लगती है, तो फिर मैं डांस में करके तो मैं फिर नहीं सोचती हूँ कि क्या कि इज़ इट द डन थिंग, जो कहते हैं ना कि ट्रेंड। मेरे लिए ट्रेंड वेंड नहीं है, मेरे लिए तो कि मैं करना चाहती हूँ, मैं करती हूँ। और उसी तरह से
फीमेल फीटिसाइड, वो जो गर्ल चाइल्ड का जो जी। वो 1991 में किया था। फिर इंसेस्ट पे किया, क्योंकि बहुत 2-3 बहुत ही ऐसे बुरे हादसे हुए थे 90s में, तो उस पर ये वाटर पॉल्यूशन, धरती का ये एनवायरनमेंट, जब मैं पढ़े तो मेरी माँ से बहुत डिस्कशन होती रहती थी कि भाई ये द्रौपदी चीर हरण, तो उस समय देखो कि हम लोग भी तो वो चीर हरण कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का चीर हरण। तो वो पूरा उस पर वाटर पॉल्यूशन पर कि कालिया दमन पे, जो अगर कालिया दमन, तो वो पूरा वाटर पॉल्यूशन की कालिया इज अ सिंपल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वो सब 80s में किया था। बुद्ध बड़े प्रिय है, तो लोग मुझसे हंसते कि आपने बुद्ध पर बहुत, मुझे याद है 1979 में कामानी की बात है। 1979 में कामानी में मैं कर रही थी यशोधरा पे, तो लोग, किसी ने, मैंने कहा मैं यशोधरा पर करूँगी, तो ऑडिटोरियम में किसी ने कहा यशोदा, मैंने कहा यशोधरा, तो उन्होंने सोचा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने कहा नहीं यशोधरा। अब उस समय यशोधरा को शायद ही बहुत कम लोग जानते थे, आम जनता, अब तो जानने लगे। तब मैंने फिर बुद्ध की पत्नी यशोधरा, क्योंकि मैंने मैथिली शरण को पढ़ी हुई थी और उनका पूरे वो चीज़ें लेकर के, उनकी एक्सेप्ट्स लेकर के, और इसी तरह से आम्रपाली पे किया। तो मैं हमेशा हंसती हूँ कि मैं डांसर मैं तभी भी थी, आज भी हूँ। बुद्ध जी मेरे यहाँ आते थे, मेरे गेस्ट हाउस में थे, मेरी अच्छी उनके साथ दोस्ती है। तो मैं कहा कि बाकी कृष्ण और शिव, मैंने कहा उनके साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती है मेरी, क्योंकि हम तो उनके साथ भी, हमारी पूरी वार्तालाप चलती रहती है डांस के जरिए। एक कलाकार जब किसी और के जीवन को महसूस करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमने शायद यशोधरा को नहीं देखा कभी, लेकिन हाँ, जब हम लोग आपके नृत्य को देख रहे हैं, जिस तरह से आपने उसकी पीड़ा को, उसके दिनचर्या को पूरा दिखाने की कोशिश करी है, ये सुनते ही हमारे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप एक कथक डांसर हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं एक नृत्यांगना के लिए, और हम देखते हैं कि एक ही इंसान गुस्सा भी दिखा रहा है, एक ही इंसान खुशी भी दिखा रहा है। ये पल में जो आप अपने चेहरे के भाव भंगिमाएं बदलते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है आम जिंदगी में भी, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन सामने वाले की बातों को सपोर्ट भी करता है और नकारता भी है। देखिए, एक्सप्रेशंस जीवन में, अगर एक्सप्रेशंस ना हो तो जीवन ही नहीं है। जीवन में लय गति ना हो तो जीवन ही नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस एक अंदर के कुछ एस्पेक्ट को, वो उसका आउटर दर्शाने का हिस्सा है। बॉडी एक्सप्रेशंस भी बात कर रही है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ, बेटा यू नो आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन, लेकिन मेरा बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और बोल रहा है, और ये मैं कह रही हूँ मैं आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन, दोनों में तो मेल नहीं खा रहा है। क्योंकि तो बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, वॉइस की टोन क्या बोल रही है, और हर एस्पेक्ट काउंट करता है, और वो आम जिंदगी में भी है। मैं जब फेशियल एक्सप्रेशन की बात चलती है, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ, मैंने कहा कि देखो, अगर कोई यंग स्टूडेंट भी आता है और वो कह रहे कि यू नो व्हाट, हमने ये किया, अगर बच्चा भी अपने माँ से, बच्चा भी अगर आकर कहता है माँ आप मुझे प्यार करती हैं, तो माँ अगर बिज़ी हैं, खाना बनाने में बिज़ी है, रोटी बेलने में बिज़ी, कि ऑफकोर्स हम तुम्हें प्यार करते हैं, ऑफकोर्स, ठीक है, आप दिल से नहीं कह रहे। वो इमीडिएटली बच्चा कहेगा कि माँ आपने दिल से नहीं कहा, क्योंकि वो समझ गया कि माँ का तो अटेंशन कहीं और है। लेकिन और अगर वही एक माँ इस तरह से देख करके अगर कुछ कहे भी नहीं और एक देख ले, तो वो उस बच्चे को सब कुछ मिल जाता है। जी बिल्कुल। तो
सिर्फ स्टेज एज नृत्यांगना मेरे लिए फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशन, टोनल एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आम जिंदगी में भी आप और हम इस्तेमाल करते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और हम लोग अपनी भागम भाग में इस बात को भूल जाते हैं कि हम जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, भले ही अपना प्यार, अपना गुस्सा, लेकिन उसको किस तरह से करना है, सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा, इस बात को थोड़ा सा ठहर कर सोचने की बहुत ज़रूरत है। और हम लोग आपसे आज मैं तो सीख ही रही हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट आपने बताया कि एक एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने प्यार को दिखाने के लिए। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है जी। आप सबसे पहले जो बात पहुंचती है वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन बाद में आता है, लेकिन एक वाइब्रेशंस, आपके पर्सनालिटी की वाइब्रेशंस पहुंच जाएगी कि अक्कड़ वाला है या वाली है, या किस तरह का, मतलब पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व क्या है। अगर मान लीजिए कि कोई थक के मांदे आ रहा है, दूर से ही पता चल जाएगा कि बहुत ही थका हुआ है या बहुत ही कुछ उसकी हालत खराब है, क्योंकि पैर लड़खड़ाता हुआ है, उसका बॉडी की लैंग्वेज अलग हो गया। आप तो दूर से ही आप जान जाएंगे, पहचान। हर चीज़ कम्युनिकेट करती है, ये सब है कम्युनिकेशन, ये निशब्द कम्युनिकेशन है। और लेकिन समझना हमारे काम है। और अगर हम में वो सेंसिटिविटी ना हो, संवेदनशीलता ना हो, तो हम देखकर भी अनदेखा कर देंगे। मैं बात हमेशा, बहुत पहले मैंने कविता लिखी थी कि हमारे पास, हम लोग कहते हैं ना कि ये स्पेशली एबल्ड है, कोई जो जिसके पास ज़बान नहीं है या बहरा है या समझे। मैंने कहा सबसे ज़्यादा डिसेबल्ड अगर हम कहें वो हम लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास आंखें होते हुए भी हम दूसरों के दर्द नहीं देख सकते हैं, कान होते हुए भी दूसरों की आवाज़ नहीं सुनते हैं, लफ्ज़ होते हुए भी क्या कुछ कह जाते हैं। ये टच, ये सेंसिटिविटी होते हुए भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, हम कहीं नहीं। तो सबसे कौन है सबसे डिसेबल्ड? आप और हम जी, जो अपने आप को एबल्ड कहते हैं। बिल्कुल सही बात। तो मेन चीज़ है, अगर हम एक दूसरे को अगर सब, हर एक व्यक्ति, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो राजा हो या रंक हो, वो इस कम्युनिटी या इस जाति या उस कम्युनिटी उस जाति का हो, हर व्यक्ति वो रिस्पेक्ट चाहता है, आदर चाहता है। हर एक बीइंग, वो हम लोग ह्यूमन बीइंग है या एनिमल किंगडम हो, आदर चाहता है। अगर हम वो आदर नहीं देते हैं तो हम किस आदर के हकदार बनते हैं? हम क्यों फिर हक मांगे उस आदर का? जी। क्योंकि हमने तो देखा ही, दिया ही नहीं, और ना समझा कि हम मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपकी बातें इतनी गहरी हैं कि अगर मुझे पूरा दिन, पूरी ज़िंदगी दी जाए तो मैं आपको सुनना पसंद करूँगी, आपसे सीखना पसंद करूँगी। आप एक सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं मैम, आप एक बेटी के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाई है आपने, एक माँ के तौर पर भी, एक आप कलाकार हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं। कभी रुककर आपको ये नहीं लगा कि बस अब बहुत हो गया और नहीं? क्या आदमी सांस लेना छोड़ देता है? नहीं। जब वो जीवन का अंग हो जाता है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे हो जाता है। हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, हम लोग सब के मल्टी पर्सनालिटीज हैं और मल्टीटास्किंग करते हैं। अगर हम किसी की गृहिणी भी हैं तो हम माँ भी हैं,
हम कलीग भी हैं, हम सहेली भी हैं, हम एडवाइज़र भी हैं, हम टीचर भी हैं, हर एक, और उसी तरह से हर एक छोटा बच्चा भी उसी तरह से। तो आई थिंक कि अगर आप उसको अच्छी तरह से करें, ये बात टाइम मैनेजमेंट पे आ जाती है, और वो टाइम मैनेजमेंट इनडायरेक्टली उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया माँ ने मुझ में कैसे डाला। मैं वही 8-9 साल की थी, बॉम्बे में थे, मेरे पिताजी का पोस्टिंग बॉम्बे था। तो जैसे एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं तो मैं पढ़ाई कर रही थी, किताब देख कर पढ़ाई कर, कुछ देर के बाद मैं तो पढ़ रही थी, मेरे हिसाब से तो मैं पढ़ रही थी, मेरी माँ आकर के मेरा किताब बंद किया और कहा कि जाओ खेलो, जाओ जो तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा कल एग्ज़ाम है। कौन सा एग्ज़ाम, कौन सा इम्तिहान? तो मैंने कहा क्यों, मेरा इम्तिहान है। और मैं ज़रा डर गई क्योंकि माँ ज़रा स्ट्रिक्ट भी हो सकती थी। तो जैसे तुम इतने देर से, मैं तुमको देख रही थी, इतने देर से तुम्हारे आंखें तो कहीं और जाती, दिमाग कहीं और जा रहा था, किताबें हाथ में थी, वो मैं पढ़ रही हूँ लेकिन कुछ दिमाग में तो घुसा ही नहीं। तो बेकार है इस तरह का पढ़ाई, तुम जाकर जो भी करना है करो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे तो क्या हो गया, कौन सा ये पहाड़ टूटा, तो जाओ करो। अब मैं तो डरते डरते निकली क्योंकि डांट खा जाते। तो जा कर के मैं सचमुच जो कि मुझे डांस करने का मन था कि जा कर के घूम तो करके आए, और मैं ज़्यादा बेटर पढ़ रही, मतलब मेरी पढ़ाई अच्छी हुई और फर्स्ट भी आए क्लास में। उस समय तो समझ में नहीं आया, वो आदत बन गई, मैं तो डांट खाती माँ से, तो फिर वो आदत बन गई। लेकिन उनके वो 1990 जनवरी में मरी हैं। मैं 80s में कभी उनसे पूछा ऐसे कि याद है आपने ऐसे किया था, आपने क्यों किया था? कि भैया गलत किया था? तो मैंने कहा नहीं, गलत नहीं किया था। वैसे तुम ये सब जो काम कर रही हो तो करती हो, उसके अगर वहाँ से अगर तुम एक चीज़ में एक टाइम पे तुम ये भी सोचती, वो भी सोचती, वो भी, ना ये ख़त्म होता, ना वो होता, ना वो होता, ना होता, हर चीज़ जो है ओवरलैप करता, कुछ नहीं होता। तो तब से मैं माँ को ऐसे करती हूँ कि इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया। और ये डायरेक्टली आपने हमें भी टाइम मैनेजमेंट सिखाया कि एक समय पर एक काम पर अगर आप पूरी तरह से शिद्दत से, भले ही कुछ समय दें लेकिन आपको देना ज़रूरी है, तभी आप बहुत बेहतरीन तरीके से खुद को निखार सकते हैं और अलग अलग फील्ड में अपने आप को बहुत ही सक्सेसफुली खड़ा हुआ पाते हैं। आपकी माँ आपके लिए आदर्श रही हैं, उन्होंने आपको नृत्य के लिए भी प्रेरित किया, उन्होंने आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया, वो लिखते भी थे। मैं आपकी ज़ुबानी उनकी कहानी सुनना चाहूँगी। उनकी कहानी, कुछ भी उनके बारे में। वो मैंने कहा ना कि उनका माहौल ऐसा था कि उनके घर में वो उनका जन्म 1922 का था, तो 9 महीने की थी तो माँ चल बसी, जब 6-7 साल की थी तो पिताजी चल बसे। लेकिन घर में वो फ्रीडम मूवमेंट का माहौल, लेकिन घर वो पूरा वातावरण वैसा था, तो वो अपने आप को बनाना, हर एक वहाँ कभी उन लोग ने, उनके में था कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो वैसे वो बड़ी हुई, और वो इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़िक, वो इसराज बजाती थी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वन ऑफ द अर्ली स्टूडेंट्स पास आउट्स थी, और गाती भी अच्छा थी, तो साहित्य तो उस तरह का। लेकिन उनकी हिम्मत मैं देखती हूँ कि जब घर में अकेले पटना में जा कर के, हम लोग 2 छोटे बच्चे थे, आ कर के उन्होंने उस समय पाटलिपुत्र कॉलोनी जैसे कि कोई ऐसा था कि
उस समय कोई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, डेवलपमेंट हुआ था। वहाँ झोपड़ी बनाकर हम लोगों रह करके और घर बनाया, पूरा सोशल वर्क किया। चाइनीज़ वॉर हुआ था, उसमें पूरा काम किया, रात रात भर जा कर के काम करती थी। ये अब वो और वो अपने पैरों पर खड़े होने का वो मैंने उनसे सीखा। क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ बोलती और ना करती खुद, तो मैंने कभी हमारे ज़िंदगी में कभी बंद दरवाजे और खिड़की नहीं देखी। कोई भी आ जाता था कि ये मदद चाहिए, वो निकल जाती थी मदद करने के लिए। तो आज भी हम लोग का वही वातावरण है। यहाँ तक कि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ 1977 के ट्रेन एक्सीडेंट में, जो रेवाड़ी ट्रेन एक्सीडेंट है, तो मैं उस समय मेरी पोस्टिंग जयपुर में थी। तो वहाँ से मैं शव ले आई, तो सब लोग कहने लगे कि कौन देगा, क्योंकि हम 2 ही बेटियां थे सब। तो माँ ने कहा यही देगी अग्नि। और अग्नि मैंने दिया। और उसके 2 दिन के बाद क्योंकि मेरा तब तक नाम एज अ यंग डांसर बहुत था, तो मेरी अपनी बुकिंग थी मथुरा के फेस्टिवल में। तो 2 दिन के बाद मेरी छोटी बहन ने अस्थियों को लेकर के हरिद्वार गई, मैं म्यूजिशियंस के साथ मथुरा गई डांस करने के लिए। जीवन तो चलता रहता। माँ ने कहा कि देखो बेटा, दुख हम लोग का तो कभी जाएगा नहीं। माँ हमेशा पहले बड़ी लाल बिंदी करती थी एकदम, मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो अब बिंदी नहीं रही, लेकिन और हमेशा खद्दरधारी रही। मैंने जब वो मरी है तो उनके वो सिर्फ हर चीज़ खादी का, बेडशीट, पिलो केसेस, एवरीथिंग। और एक मुझे वाकया याद है, जब हम 13-14 साल के थे, दिल्ली के भारती नगर रहते थे, और कोई आकर के गया कि हाँ लड़की बड़ी हो रही है, अब डांस वांस बंद कर दीजिएगा वगैरह वगैरह, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। जैसे जीवन में होता है ना कि नेबर्स को ज़्यादा वरीड रहता है कि लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा डांस। तो माँ कुछ शायद गलत शब्द भी निकल गए होंगे उस भले आदमी से। तो माँ ने कहा कि सुनिए, आप हमारे घर के अंदर हैं, तो लेकिन आप बाहर जाइए, वो पब्लिक लैंड है, वहाँ आप जो गाली देना चाहते हैं। यहाँ हम कहते कि वो डांस में कोई बुराई नहीं है, अगर मेरी बेटी का आचरण ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो प्रोफेशन से ये नहीं, वो फिर प्रोफेशन को उजागर करेंगे, लेकिन वो करे जो करना चाहते हैं। लेकिन हमारा ये रहेगा, नारायण साहब और हम यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमारे दोनों बच्चे प्रिंसिपल्स के साथ ये एथिक्स, वैल्यूज़ का साथ न छोड़ें। बिल्कुल, हम आप में आपके पिताजी के साथ साथ आपकी माताजी का जो एक परछाई है, एक रूप है, वो बिल्कुल देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं और उससे प्रेरणा भी ले पा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी मम्मी गाया करती थी और आप डांस किया करते रहे? ना वो लिखती बहुत अच्छा थी। अच्छा। तो उनकी लिखी हुई चीज़ें आज भी, जब मैंने किया था ना, अभी वो समय का था, मेरे पुराने जितने बैलेज हैं, जब जैसे इंटरलिंकिंग या कभी चाहिए ये, तो माँ लिखती थी। तो आज भी वो वही के वही एवर ताज़ा और ग्रीन है। अभी रिसेंटली जो हमने किया था, उस समय तो था कब आओगे राम, लेकिन उसका नया अवतार है राम आगमन। तो उसमें तो अभी उसकी बड़ी तारीफ़ हो रही थी, बहुत तारीफ़ हो रही थी कि क्या उसमें, तो मैंने कहा माँ की लिखी हुई है। मैम, आप भारतीय संस्कृति में पली बड़ी हैं और आपके जो हस्बैंड हैं वो ऑस्ट्रियन। भाषा हो या फिर संस्कृति, ये दोनों ही बहुत अलग अलग हैं। आप दोनों का मिलन कैसे हुआ? नृत्य के जरिए दोनों का मिलन हुआ। और वो उस समय यहाँ पोस्टेड थे, 70s की बात है। तो उन्होंने, और उनको ज़रा ताज्जुब लगा कि
जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कि मतलब एज अ डांसर तो वो मेरा नाम उस ज़माने में काफ़ी था, लेकिन कि मैंने पढ़ाई में एमएससी फ़िज़िक्स किया है, पीएचडी किया है वगैरह और कर रहे थे और सर्विस में हूँ, तो फिर उनको ये कॉम्बिनेशन ज़रा अजीब व गरीब लगा, तो फिर वो एक कॉमन फ्रेंड से के ज़रिए फिर मुलाकात हुई। तो एनीवे, बहरहाल उस समय उनकी वापस पोस्टिंग हो गई, चले गए और हम लोग की सिर्फ चिट्ठी ख़तो किताब होते थे, लेकिन जो कोर्टशिप हुई थी वो लॉन्ग डिस्टेंस थी। तो और बेसिकली जो आपका मेन क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक डिफरेंसेस वगैरह, ठीक है, वो सफ़ेद है, मैं बहुत ही भूरे रंग की हूँ, सांवली हूँ, लेकिन ऊपर से काटिए तो खून तो एक ही है। अगर मुझे ये ताजुब लगा जब बेटे का कुछ बेटा बहुत बीमार था, मेरा खून उससे मिला ही नहीं, मेरे बेटे से नहीं मिला, जिसको मैंने ही पैदा किया है, मेरे हस्बैंड से मिला। तो अब क्या किसका खून कहाँ किसको मिल जाए, जबकि मेरे ही कोख से जन्मा है लेकिन मेरा खून नहीं मिला। और वो जो मैंने पहले भी हम लोग की बात हुई, आदर, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, आदर करना, स्पेस समझना, सबको रिस्पेक्ट देना, वो कोई भी संस्कृति हो, हर संस्कृति में अगर आप वो ऊपरी ढांचा भूल जाएं, इंसान तो वही इंसान है, और वही एक दूसरे के प्रति अगर हम आदर करते तो सब कुछ, फिर कोई डिफरेंसेस नहीं मैटर करता है। और मेरी मदर इन लॉ ऐसा था कि जैसे मेरी माँ हूँ, और मेरी माँ कहती थी कि भाई ये तो ज़्यादा, मतलब कि एक लाइक एनी इंडियन सन इन लॉ हो, मतलब इस तरह से जैसे उनको समझ में आ गया कि यहाँ हम लोग बड़ों का पैर छूते हैं, वो सबका छूते थे पैर, दैट वे। अब तो वही कहने का मतलब है कि आपको मज़हब बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी मज़हब कोई भी हो, आपको तो एक दूसरे इंसान और इंसानियत से मतलब है, मज़हब से क्या मतलब है? मज़हब तो इंसान का बनाया हुआ है, और हर एक मज़हब में आदर और प्यार की भावना बोलते हैं, लेकिन वैर तो हम करते हैं कि अगर मैं ही कहती कि नहीं आप ऐसे डिफरेंट हैं, और वही कहते कि नहीं आप ऐसे, आपको ऐसे ही होना चाहिए, मैं यहाँ तो इस रीजन से उस रीजन, इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शादी हो तो बर्तन खनकते रहते हैं, तो वहाँ तो फिर और भी खनकेंगे। अगर आप तो बेसिकली मैंने देखा है, और मेरे हस्बैंड का भी यही मानना है कि अगर हम एक दूसरे को के प्रति प्यार हो, प्यार इन द सेंस कि लॉन्ग लास्टिंग प्यार, वो जो सचमुच एक सद्भावना के साथ, एक आदर के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक मानवता, इंसानियत के साथ। बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपने किसी को अपना बनाना है तो मन से मन का जुड़ाव ज़रूरी है, वरना तो भेदभाव करने के लिए हज़ार आपको रीजंस मिलते हैं। देखिए ना, वो कबीर की एक कहानी है, वो एक का है ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, प्रेम गली अति साकड़ी जामे दोना समाए। तो और हम जब प्यार की बात करते हैं तो एक बांसुरी को देख लीजिए। बांसुरी एक बहुत ही सिंपल बांस की बनी हुई है, और लेकिन क्या प्योरिटी ऑफ नोट आती है, क्या शुद्धता है वो हम कृष्ण के वो हम उससे कि बांसुरी की धुन में अगर हम लीन हो जाए तो हम कृष्ण के नज़दीक हो जाए, वो ईश्वर के नज़दीक, वो एक रास्ता है।
हम तो ये कहते हैं, हम तो यहाँ मानते हैं ये भक्ति मार्ग का है, ये हमारे और लेकिन आप वही देख लीजिए, मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने वही बांसुरी के ऊपर 12वीं-13वीं शताब्दी में क्या लिखा है, उन्होंने भी वही लिखा है, विष्णु अजने चूँ क़ौयत मी कुनद अज जुदाई होश क़ौयत मी कुनद सीना खाहिम शर शर अज फिराक़ताब गोय। कहने का मतलब फारसी में है कि अगर बांसुरी की आवाज़ सुनिए, वो जो मेरे मन के दर्द है उसको दर्द को कह रही है। जैसे बांसुरी का दिल छिदा हुआ है, वैसे मेरा भी दिल छिदा हुआ है इस इश्तियाक में, ये डिज़ायर में कि मैं आपके करीब हो जाऊं, आपके साथ हो जाऊं। जिस तरह से हम रोज़ अपना गंदे कपड़े बदलते और नहाते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, उसी तरह से बांसुरी की आवाज़ मुझे शुद्ध करती है। और अगर आप कह रहे हैं कि ये पागलपन है, तो ये इस तरह का पागलपन हर कोई। मैम, आप शिष्या भी रही हैं और एक गुरु भी। पुराने समय से अगर आज की तुलना करें तो गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है उसमें क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, बेसिकली कोई अंतर नहीं है। पहले भी गुरु और शिष्य जो माहौल से हम लोग गुजरे हैं, मैं तो 1950 का मेरा जन्म है, तो 50s का, 60s 70s, गुरु के यहाँ तो हम जा कर के नहीं रहते थे। जो हम गुरुकुल की बात जो हम पढ़ते थे पुराणों में कि गुरुकुल में जा कर के रहा करते, गुरुकुल के जान मतलब एक तरह से बोर्डिंग स्कूल आप समझ लीजिए। तो लेकिन गुरु आते थे, सिखाते थे, या हम जाते थे गुरु के यहाँ सीखते थे। तो आज भी हम गुरु के, सिर्फ है कि उस समय भी इतने लोग सीखते थे, इतने निकलते थे। आज तादाद हमारी संख्या भी वैसे बढ़ गई है, जनसंख्या में ऐसे, तो हम पहले इतने कहेंगे, अब मैं कहूँगी इतने लोग हैं तो इतने लोग निकलेंगे। क्योंकि हर एक शिष्य, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब अच्छे कलाकार निकले या अच्छे आर्टिस्ट, जो भी उनकी विधा हो। मेन चीज़ है कि आप एज अ गुरु उनके में क्या छोड़ जा रहे हैं। अगर कहीं आपने बीज बो दिया है तो वो कहीं ना कहीं जा कर के, अगर ऑनेस्टली, क्योंकि दोनों तरफ से उत्तरदायित्व है, गुरु की तरफ से उत्तरदायित्व है और शिष्य की तरफ से, तो वो, और शिष्य की तरफ से कि आप उस पद्धति को समझिए, उसमें गहराई से जाइए और सच्चाई के साथ लीजिए, हासिल कीजिए, सच्चाई के साथ मेहनत कीजिए, सच्चाई के साथ बढ़िए। गुरु को भी सच्चाई के साथ देना है, सच्चाई के साथ उसको गाइड करना और आगे बढ़ना। तो ये पहले भी था, आज भी है, आज भी बहुत ये, लेकिन मात्रा जो है, जो परसेंटेज है, शायद वही रह जाता है। हम नंबर्स गेम में ये चले जाएंगे, लेकिन वो असली जो वो साधना करने वाले शिष्य लोग हैं, वो आज भी मिलते हैं। उस भीड़ भड़के में बहुत शिष्य हैं, आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। उनके लिए वो एक इट्स अ टाइम पास, क्योंकि लेकिन तो गुरु भी सोचता है कि भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं और टाइम पास करके चले गए। बट और ये सिर्फ हमारे डांस की विधा या म्यूज़िक की विधा में नहीं है, ये हर एक विधा में होती है कि लोग फलाना सब्जेक्ट सीखा, अच्छा नहीं मन नहीं किया तो हम आगे चल गए। या मैं बहुत कुछ सुनती भी रहती हूँ, अरे हमने कभी सीखा था तो अच्छा, तो हमने छोड़ दिया क्योंकि हमको टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। तो मैं उसका, हाँ ठीक है, हालात सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर मैं ये भी कहूँगी साथ साथ, हालात तो सबके जीवन में, किसके जीवन में चुनौतियाँ नहीं आती,
हर एक के जीवन में चुनौतियाँ आती हैं और बहुत मुश्किल चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन आप उस चुनौतियों का सामना किस तरह से करते हैं, वो चुनौतियों को आप अपॉर्चुनिटीज़ में किस तरह से बदल करके आगे बढ़ते हैं, वो आपके ऊपर। तो गुरु का काम है वो विद्या देना कि आप उस स्किल्स को अपना करके उन चुनौतियों का सामना अच्छी तरह से करके आगे बढ़ें और अच्छी तरह से, लेकिन वही अपने बेसिक वैल्यूज़ को से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और तो पहले भी आते थे और जाते थे, आज भी तादाद में बढ़ गए, आते हैं और जाते हैं, लेकिन फिर भी छोटा सा एक वो है, न्यूक्लियस है जो कि बहुत ही गंभीरता के साथ, साधना और लगन के साथ सीखते हैं। मैम, आज के जो कंस्ट्रेंट के बीच में हम देखते हैं कि यूथ के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो सही निर्णय कैसे ले। आपने तो सफलता के बहुत सारे प्रतिमान गढ़े हैं, आप युवाओं को क्या सलाह देना चाहोगे? सफलता किस, आप पहले तो मैं पूछना चाहूँगी सफलता आप किस चीज़ को कहते हैं? अगर आज के मॉडर्न समय में देखा जाए तो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपना नाम और पैसा कमाना चाहते हैं। तो वही नाम, पैसा, लेकिन सफलता की एक और है, आप क्या अंदर से खुश हैं? ये भी ज़रूरी है, आपको आर्थिक लाभ भी चाहिए क्योंकि जीवन जीना है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन कितना चाहिए? आप अंदर से खुशी है, आज तो इतना, कल इतना, परसों इतना, लेकिन चाह में हम डूबे जा रहे हैं। लेकिन फाइनली मैं कभी हमेशा सुनती हूँ कि हम जा रहे हैं बनाने की कि थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिले। पीस ऑफ माइंड क्यों? जब हम तो पीस ऑफ माइंड अंदर, आपके चाबी तो आप ही के अंदर है, आप ही के साथ है वो चाबी, मुझे एक्सटर्नली नहीं ढूंढना है। और वो बैलेंस, इनर बैलेंस, तो वही मैंने कहा, आज एक्स के लिए ये व्यक्ति है, इसके लिए बहुत सफल है, इसके लिए उतना सफल नहीं है क्योंकि ये तो अभी छोटा है, उसके लिए तो और भी नहीं क्योंकि ये तो बहुत ही, फिर इसकी कद बहुत ही छोटी है, वो वाले व्यक्ति के लिए तो और भी नहीं क्योंकि कद तो और भी छोटी हो गई। तो सफलता है मेरे हिसाब से कि आप सब कुछ कीजिए, जीवन देता है, जो आप चाहते हैं जीवन देगा, लेकिन कहीं ना कहीं देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है कि आप अपने अंदर किस तरह के व्यक्ति हैं, कितना आपको आत्म शांति है, क्या अंदरूनी बैलेंस है। एक फूल के खिलने पे जो एक खूबसूरती है, वो एक, अगर आपने किसी के घर में चिराग या किसी के चेहरे पर मुस्कान अगर आप ला सकें, ये नहीं कि आपको दिखाना है, लेकिन आई थिंक उससे जो आपको इन रिटर्न खुशी मिलती है, वो खुशी कहीं ज़्यादा है। आपके अपनी मेहनत, पसीने से कमाई हुई वो 10 रुपया भी मिले तो वो सड़क पे चलते चलते किसी का गिरा हुआ 100 रुपये का नोट भी मिल जाए, तब उससे खुशी नहीं होगी क्योंकि आपकी अपनी मेहनत है। और आप उस अपनी मेहनत के 10 रुपये को आप फ्रेम करके रखेंगे, कहेंगे मैं बच्चों को दिखाऊंगा कि ये मेरी पहली कमाई थी। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। मैम, आज भी ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो कथक में अपना भविष्य देख रहे हैं या कथक में बहुत सारी संभावनाएं खोज रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? There are no shortcuts in life. कोई भी, आप जो भी करना चाहें, कथक की विधा हो या कोई और विधा आप चूज़ करना चाहें, जो भी हो, आप उसमें गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। और जो भी, आप अगर जर्नलिज्म भी कर रहे हैं या अगर आप
फलाने क्षेत्र में जाना है, फलाने क्षेत्र में जाना है, फलाने क्षेत्र में जाना है। और कथक की क्यों नहीं, वो कोई भी, पहले तो कोई भी प्रोफेशन का मतलब ये नहीं है कि ये बुरा है, ये भला है। आपका आचरण कैसा है, आप उसको बुरा या भला रंग देंगे। तो वो नंबर 1। नंबर 2, आपने किस मेहनत से अपने आप को बनाया और उसको उस पर्टिकुलर विधा को और कुछ कंट्रीब्यूट किया है, 4 चांद लगाया है, वो आपके ऊपर है। तो देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। अपना मेहनत करें, गहराई, जितनी गहराई में जाएंगे जितना आप, उतनी ही पेड़ जो है मजबूत रहेगी और फलेगा और फूलेगा। आपने तो इतनी सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बहुत अनगिनत परफॉर्मेंसेस। आपको अपनी सबसे खास परफॉर्मेंस जो आपको अभी तक याद आ रहती है और उसके बारे में आप सोच के बहुत खुश होते हैं? पहली परफॉर्मेंस जब पिटाई हुई थी नहीं, वो इसलिए जीवन में वो एक स्पेशल जगह है। शायद आज मैं रंगमंच पे नहीं होती अगर वो पिटाई नहीं होती। अच्छा। क्योंकि जिद तो मैंने ही किया था रंगमंच पर जाने के लिए, जबकि जुम्मा सीख रहे थे, और फिर मैंने ही वो एक ड्रामा क्रिएट कर दिया था कि हम स्टेज फ्राइट हो गया था। तो वो जो पिटाई वो सीख थी, तो उसके बाद जो स्टेज घर बना है, तो मैं अपने आप को स्टेज पे पाती हूँ। मैं हूँ स्टेज पे। दूसरी कि एक स्टेज 1970 के आसपास की है, 1970 के आसपास की, 71 ऐसे कुछ। मैं बॉम्बे के षणमुखानंद ऑडिटोरियम में, तब तक तो मेरे गुरुजी मेरे साथ रहते थे। तो कहीं ना कहीं अगर गुरु साथ रहे तो आप बेफिक्र हैं, आप खूब खुल के नाच रहे हैं, क्योंकि कोई और है जो स्ट्रिंग्स जो है वो डोर डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं अकेले पड़ गई। और उस ज़माने में होता था कि कथकों में कि आपकी बुकिंग होती थी और ऑर्गेनाइज़र किसी भी तबला आर्टिस्ट की बुकिंग करते थे। तो उस समय जो उस ज़माने के फेमस हुए, तभी तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं गुरु शांता प्रसाद जी के साथ मैंने डांस किया है, गुरु कृष्ण महाराज जी के साथ डांस किया है, उस्ताद लतीफ़ अहमद के साथ। उन्होंने सब लोगों के तबला के संगति पर मैंने नृत्य किया है, क्योंकि उस ज़माने का वो चलन था कि ऑर्गेनाइज़र आप कोई भी तबले वाले को, आपका अपना तबला वाला नहीं, वो चुन करके आपको देंगे। उस्ताद लतीफ़ अहमद खां थे और मैं और मेरे गुरु उस समय, उनका खुद का कार्यक्रम था, वो कहीं और थे। मैं वहाँ पता चला डिफरेंस कि जब अपने आप को कैसे, अपनी क्लासिकलिटी और अपने आप को बांधते हुए, रखते हुए, और एक ऑडियंस के मूड को समझना, और फिर भी बहकना नहीं है, चीज़ अपनी चीज़ कहनी, लेकिन ऑडियंस को किस तरह से कंट्रोल करना, वो बहुत बड़ी एक सीख थी। वो आज भी मैं याद करती हूँ, क्योंकि ऐसा मौका आ गया था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी हूटिंग हो जाएगी और मैं मतलब रण छोड़ करके भागूंगी। मैं रण छोड़ होने वाली थी, लेकिन वो रण छोड़ नहीं हुई, मैं वहीं की वहीं, और फिर रण को जीत करके आई। तो फिर वो मुझे बहुत याद है, और एक फिर अच्छे, लेकिन ये दोनों सीखने वाली चीज़। और बाकी दो है कि एक हाइज और की 2 डिफरेंट ऑडियंस की मैं बात करूँगी कि 1982 में उस समय के हमारी प्रधानमंत्री के साथ प्रवीण सुल्ताना मुझे यहाँ से भेजा गया था, और USSR ब्रेजनेव की तरफ से उनके बोल्शोय थिएटर वगैरह थे। तो चाइकोव्स्की ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था, और मैं
डांस कर रही थी और वहाँ फिर टुवर्ड्स द एंड मैं तो एकदम अपने मूड में आ गई थी डांस। अंत में एक आदमी जो है वहाँ के सिक्योरिटी कॉर्डन को भांगते हुए ऐसे आया और मेरे पूरे पैरों पर फूल बिखेर दिया एकदम ऐसे। क्या मतलब लोगों की स्टैंडिंग ओवेशन मिली कि वो जो 10 मिनट तक तो चलती गई। यहाँ भी पीटीआई ने उसका रिपोर्ट किया था कि इसके बारे में और वो एक था जो कि आज भी याद रखते हैं। और एक दूसरा है कि चित्रकूट में रामायण मेला, तो वो अभी मैं गई थी चित्रकूट तो हम लोग याद कर रहे थे तो वो याद दिला रहे थे तो कि मैं सबसे पहले वहाँ 1973 में और फिर 75 में गई, फिर 78, इस तरह से हमेशा जाती रही। अभी इस दौरान थोड़ा सा गैप हो गया था लेकिन लेट 80s तक जाती रही। तो वहाँ एक बार मैं जा रही तो वहाँ ऑडियंस की जो है कि मुझे समझ में नहीं आया। लोग कहते थे 25,000 लोग हैं, कोई कह रहा है 30,000 लोग हैं, कोई कह रहा है, अब मुझे मालूम नहीं कितनी क्या संख्या थी ऑडियंस की। लेकिन हाँ, अब आप सोच सकते 70s और 80s की बात, आज तो अलग है। तो जब मैं वहाँ थी तो एक औरत वहाँ थी, वो घूंघट में ऐसे मैं डांस कर रही हूँ तो वो करके ऐसे की, तो मैं स्टेज ऊंचा था तो मैंने देखा तो फिर ऐसे हाँ जी। तो उन्होंने कहा आप वो कर रही थी ना, जरा उसको दोबारा कर दीजिए। तो मैं तो इतनी खुश हुई कि देखिए मैं प्योर क्लासिकल कर रही हूँ और वो गांव की औरत उस इतना अच्छा लगा, कह रही आप वो फरमाइशी दे रही थी कि आप उसको दोबारा कर दीजिए। कौन कहता है कि क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य संगीत समझ में नहीं आता है? जो समझना चाहता है वो समझ लेता है, जो उसमें उससे रस लेना चाहता है वो रस लेता है। शायद कहते हैं ना कि संगीत की अपनी एक भाषा होती है जो आपसे होते हुए उस स्त्री तक पहुंच गई और उसके मन को मोह लिया। आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं मैम? मेरे भविष्य की योजना तो एक ही रही है, बचपन से आज तक आखिरी दम तक ईश्वर से बस इतना ही एक प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक उनकी सेवा नृत्य के जरिए करती रहूं। बस यही है, आगे तो अपना। तो मैम, भारतीय विद्या भवन के साथ आपका बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है और भारतीय विद्या भवन को जानते भी इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने संस्कृति और कला को संजो के रखा हुआ है। आपके भारतीय विद्या भवन के साथ बिताए हुए पलों के बारे में आप हमें कुछ बताइए। भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र के साथ तो रिश्ता जब दिल्ली आई हूँ तब से है, लेकिन मेरा रिश्ता भारतीय विद्या भवन के साथ दिल्ली के आने के बाद नहीं है, मुंबई से है। क्योंकि मेरी माता जी, मेरी माँ लीलावती मुंशी जी की बहुत अच्छी मित्र थी और उन लोग साथ साथ कुछ बहुत काम करते थे। तो KM मुंशी जी और लीलावती आंटी, तो मैं तो उन लोग को मुंशी अंकल और लीलावती आंटी बुलाया करती थी। तो घर में आना जाना, तो मुझे क्या मालूम था जब मैं 6-7 साल की थी, 8 साल की थी, कि मतलब कि इतना बड़ा। तो भारतीय विद्या भवन बॉम्बे और उससे ज़्यादा अंकल और आंटी के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता रहा। उस समय तो जब मैं छोटी थी बॉम्बे में, मैं 6 साल की थी, 7 साल 8 साल, क्योंकि मेरे पिताजी 1955 में थे, तो 5 साल की उम्र से 10 से 11 साल मुझे अंकल एंड आंटी याद हैं। भारतीय विद्या भवन का ये याद है, लेकिन हम लोग सब, मुझे याद है कि माँ लिखती भी थी, बहुत काम होता था, डिस्कशंस होते थे। तो शायद क्योंकि ध्येय एक ही था, उन लोगों का जो एकदम समर्पण था हमारे भारतीय संस्कृति और उसकी इम्पोर्टेंस को समझना और जो भी प्रयास हो उसके लिए। तो और फिर जाकर के जब दिल्ली आए तो
तब तो बड़े हो गए तो समझने लगे थे, तब फिर बस फिर ऑब्वियसली हुआ कि यहाँ भी आए, और आज थोड़ा सा और भी ज़्यादा हम साथ साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और मैं कहूँगी कि भारतीय विद्या भवन की जो नींव उन्होंने रखी थी, और वो सचमुच अद्भुत थी, और ऐसा बृहद काम हो रहा है। और मैं छोटी सी एक छोटा सा जो भी मेरी तरफ से मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मैं साथ ही साथ एक जैसे कि नदी की कई धाराएं हैं, तो मैं भी उसमें से एक छोटी सी धारा हूँ अपनी कला के ज़रिए। बिल्कुल, आपका जो जीवन है, अपनी संस्कृति को जो आपने अपना समर्पण दिया है, वाक़ई में बहुत ही प्रेरणादायक है। आपने अपना समय हमारे साथ दिया, हमें अपना नॉलेज शेयर किया, उसके लिए मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, किस तरह से ये समर्पण का भाव ही है जो हमारे को हमारी संस्कृति से जोड़ता है। क्लिक इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड्स में हम और भी स्पेशल गेस्ट को लेकर आएंगे, आपसे रूबरू कराएंगे और उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा की जितनी भी बातें हैं आपके साथ शेयर करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।